नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। आज हम बात करेंगे संसद में बहुमत के बारे में। क्या होता है बहुमत, कैसे पास किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बहुमत अगर संसद में मान लीजिए कोई विधेयक पास करना है या कोई प्रस्ताव रखना है या कोई संकल्प रखना है, ठीक है, तो एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। उसी के आधार पर अगर उतने लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है तो वो ठीक मान ली जाती है। अगर उससे कम संख्या आती है तो वो मान लिया जाता है कि ये ठीक नहीं है और उसको निरस्त कर दिया जाता है, पास नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो अगर तो 3-4 लोग मिल के अपना किसी भी चीज़ को पास कर लें। अगर बहुमत वाली चीज़ें ना हो तो भाई 2-3 लोग बैठ के अपना काम बना लें। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए बहुमत की ज़रूरत पड़ी। कितने प्रकार का होता है बहुमत, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कोई विधेयक है, नोट करेंगे, विधेयक या कोई प्रस्ताव या कोई संकल्प क्या करना है, पास करना है, पारित करना है, तो इसके लिए हमको बहुमत की आवश्यकता होगी। बहुमत का मतलब होता है कई लोगों का मत। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने प्रकार के हमारे यहाँ पर बहुमत होते हैं। तो पहला है हमारा साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। दूसरा है पूर्ण बहुमत, तीसरा है प्रभावी या तत्कालीन बहुमत, और चौथा है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। एक चीज़ और देखने को मिलती है यहाँ पर, पांचवा, कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन भी ज़रूरत होता है। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर विशेष बहुमत तो होना चाहिए, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए। और ये जो आधे राज्यों का अनुमोदन है ये वहाँ पर साधारण बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से। आधे राज्यों का अनुमोदन जो होगा वो साधारण बहुमत से होगा। तो अब बारी बारी से एक एक बहुमत को हम देखते हैं यहाँ पर। पहला है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। क्या होता है साधारण बहुमत, देख लेते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका बहुमत यहाँ पर लिया जाता है। केवल उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। यहाँ पर सदन की जो कुल संख्या होती है उससे मतलब नहीं होता है। लिख लेते हैं, सदन की कुल संख्या से कोई संबंध नहीं है। इसको एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं कि क्या है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। मान लीजिए किसी दिन 200 व्यक्ति या 200 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है, और 200 ने ही क्या किया, मतदान किया। 200 ही सदस्य उपस्थित थे और 200 सदस्य ने मतदान किया। और कुल सदस्य संख्या कितनी है, कुल सदस्य संख्या यहाँ पर 545 है लोकसभा में और 245 है किसमें, राज्यसभा में। ये लोकसभा में कितनी है, 545 है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल सदस्य संख्या देखिए 545 थी और आए कितने हैं, केवल और केवल 200 लोग आए हैं और 200 लोगों ने ही मतदान किया है। तो बस इन्हीं का ही हम यहाँ पर बहुमत ले लेंगे। तो 200 का आधा कितना हुआ, 200/2 मतलब 100,
और 100 से एक ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 101। तो 101 लोग जिधर वोट कर देंगे उधर का वो पक्ष मजबूत हो जाएगा और उसकी बात मान ली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी साधारण बहुमत। इसमें सिर्फ और सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहाँ पर साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। साधारण बहुमत से कौन कौन से मामलों को हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखते हैं साधारण बहुमत से कौन कौन से मामले पास होते हैं। साधारण बहुमत से कौन कौन से मामलों को हम पास करते हैं। तो पहला, अगर कोई साधारण बिल पास करना है, साधारण बिल पास करने हेतु साधारण बिल पास करना है तो वहाँ पर साधारण बहुमत का प्रयोग होगा। या कोई धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक है, उसको भी हम साधारण बहुमत से ही पास करेंगे। कोई अगर हमारा वित्त विधेयक है, इसको भी हम साधारण बहुमत से ही पास करेंगे। तो साधारण बहुमत में देखिए हमने धन विधेयक देख लिया, वित्त विधेयक देख लिया। अगर राज्यों में आपातकाल लगाना है, राज्यों में आपातकाल, इसी को हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। राज्यों में आपातकाल अगर लगाना है, ठीक है, तो वहाँ पर भी साधारण बहुमत से ही पास कर दिया जाएगा। अगर देश में वित्तीय आपात लगाना है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी है, ठीक है, तो साधारण बहुमत से ही इसको पास करना होगा। अगर विश्वास प्रस्ताव है या अविश्वास प्रस्ताव है, ये भी हम साधारण बहुमत से ही पास करेंगे। तो देखिए, विश्वास प्रस्ताव रखना है या अविश्वास प्रस्ताव रखना है, यहाँ पर भी हम साधारण बहुमत से ही उसको पारित कर देंगे। फिर एक आता है धन्यवाद प्रस्ताव होता है। क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव। एक होता है निंदा प्रस्ताव और एक होता है स्थगन, ठीक है, प्रस्ताव। इन सब प्रस्तावों को भी हम साधारण बहुमत से ही पास कर लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना है, या राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करना है, तो वहाँ पर भी साधारण बहुमत से ही उनको चुन लिया जाएगा। देखिए, चुनाव तो साधारण बहुमत से हो जा रहा है, लेकिन अभी हमने पढ़ाया था कि जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर दिया था कि इनको हटाने के लिए, ठीक है, प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या है, ठीक है, रिक्त पदों को छोड़कर, उसके तहत यहाँ पर उसको हटाया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वो साधारण बहुमत से ही करा लेंगे, ठीक है। अगली कंडीशन है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, उसका राज्यों द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों का अनुसमर्थन। कहने का मतलब, अगर संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक हैं राज्यों के पास पहुंचते हैं तो अब वो राज्य साधारण बहुमत से ही उनका अनुसमर्थन करेंगे, वहाँ पर विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये राज्यों द्वारा संविधान संशोधन को भी जो विधेयक होंगे उनका अनुसमर्थन साधारण बहुमत से किया जाता है। तो ये तो रही बात साधारण बहुमत से किन किन मामलों को पास किया जाता है। अब दूसरी बात आती है पूर्ण बहुमत।
क्या होता है पूर्ण बहुमत, देख लेते हैं। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि सदन की जो टोटल संख्या है उसका बहुमत निकालते हैं। सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब देखिए ये लोकसभा में कितना होता है, 545 है, और राज्यसभा में 245 है। तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत कैसे निकालेंगे, इसका आधे से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा करीब लोकसभा में 273 आएगा, लोकसभा में 273 आ जाएगा, और राज्यसभा में इसका आधे से एक अधिक 23 आ जाएगा। तो ये 123 हो गया राज्यसभा में, और लोकसभा में कितना हो गया, 273। अब देखिए सदन की कुल सदस्य संख्या यहाँ पे ले रहे हैं, उसका बहुमत होगा, ठीक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे, जो पूर्ण बहुमत है वो, इसका प्रयोग हम किसी विधेयक को पास करने के लिए या प्रस्ताव लाने के लिए या संकल्प पारित करने के लिए नहीं करते हैं। ये इसका प्रयोग होता है आम चुनाव में, आम चुनाव में। इसका प्रयोग आम चुनाव में किया जाता है। कैसे, जिस पार्टी को 273 प्लस सीटें मिलेंगी वही पार्टी अपनी सरकार यहाँ पर बनाएगी, तभी कहते हैं ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत का प्रयोग यहाँ पर सरकार बनाने के लिए करते हैं, सरकार बनाने के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, ठीक है। अब अगला आता है हमारा प्रभावी या तत्कालीन, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो यहां पर भी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है। यहाँ पर भी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है। तो फिर पूर्ण बहुमत और इसमें अंतर क्या रह जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कुल सदस्य संख्या का बहुमत है और वहाँ पर भी कुल सदस्य संख्या का बहुमत था, तो प्रभावी बहुमत क्या होगा, यहाँ पर जो रिक्त पद होते हैं, रिक्त पदों को छोड़ दिया जाता है। अब रिक्त पद का मतलब अनुपस्थित होना नहीं है, रिक्त पद का मतलब होता है कि सदस्य का पद ही रिक्त हो गया। रिक्त पद कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए उसने त्यागपत्र दे दिया हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या कोई अन्य कारण से पद क्या हो गया हो, रिक्त हो गया हो, तो रिक्त पदों को छोड़ दिया जाता है वहाँ पर। उसके बाद जो संख्या बचती है उसका वहाँ पर बहुमत लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत। तत्कालीन मतलब उस समय जितने सदस्य वहाँ पर हैं मौजूद, उनका सिर्फ और सिर्फ बहुमत यहाँ पर लिया जाएगा। और ये कहाँ कहाँ किन किन मामलों में प्रयोग किया जाएगा, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा उपाध्यक्ष है, या राज्यसभा का उपसभापति, या राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, हटाने हेतु, ठीक है, इस बहुमत का प्रयोग करते हैं। इन लोगों को हटाने हेतु जो बहुमत लाया जाएगा, ठीक है, तो वो प्रभावी बहुमत से हम उनको हटाते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर दे रहा है, सिर्फ राज्यसभा का उपसभापति लिया जाएगा, सभापति नहीं लिया जा रहा है। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो उसको हटाने की तो अलग प्रक्रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति और राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर रखेंगे। तो ये रही बात हमारे प्रभावी बहुमत की, इसको हम तत्कालीन बहुमत भी कहते हैं। इसके बाद आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुमत जिसको हम विशेष बहुमत कहते हैं।
तो क्या होता है विशेष बहुमत, देखते हैं। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल में विशेष बहुमत हमको देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जैसे 368 के तहत विशेष बहुमत कुछ अलग है, आर्टिकल 368 के तहत अलग दिया हुआ है विशेष बहुमत क्या होता है। एक हमारा होता है आर्टिकल 249 249, आर्टिकल 249, इसके तहत अलग विशेष बहुमत देखने को मिलता है। और एक हमारा आर्टिकल 61, इसके तहत विशेष बहुमत हमको अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो बारी बारी से हम आर्टिकल वाइज विशेष बहुमत को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आर्टिकल 368 के तहत। तो जानेंगे 368 आर्टिकल आखिर होता क्या है। आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन की क्या है, प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया करनी है उसमें किस प्रकार का बहुमत लगेगा, वो है विशेष बहुमत। तो पहला है उपस्थित एवं मतदान करने वाला, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, जो उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। और सदन के कुल सदस्यों का भी बहुमत यहाँ पर लिया जाता है। सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर सदस्यों का जो कुल बहुमत है वो कितना होना चाहिए। इसको ही अभी हमने पूर्ण बहुमत में पढ़ा था। तो कहने का मतलब यहाँ पर पूर्ण बहुमत भी होना चाहिए और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए, तब जाके वो विशेष बहुमत माना जाएगा और तभी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम अंजाम दे सकते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या उस दिन, जिस दिन ये संविधान संशोधन वाली प्रक्रिया अपनानी है, ठीक है, मान लीजिए उस दिन 450 लोग उपस्थित हुए और इतने ने ही मतदान किया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उपस्थित तो 450 हुए लेकिन मतदान सिर्फ 400 ने ही किया या 420 लोगों ने ही किया, तो वहाँ पर 420 वाली ही संख्या मानी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उपस्थित से नहीं मतलब है, जितनों ने मतदान किया है उससे मतलब है। उपस्थित तो हैं लेकिन मतदान कितने नहीं किया, मान लीजिए 420 ले नहीं किया, तो 420 का ही बहुमत यहाँ पर निकालेंगे। तो 450 लोग उपस्थित थे मान लीजिए और 450 लोगों ने ही मतदान किया। अब इसका हम बहुमत निकालेंगे, कितना, 2/3। उपस्थित और मतदान का कितना निकालना है, 2/3। तो 450 का 2/3 कितना हो जाएगा, मतलब 300। ये तो निकल आई 300 संख्या। ठीक, गुड। अब सदन के कुल सदस्यों का भी बहुमत निकालेंगे। तो सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 545 होता है। ठीक है, तो 545/2 + 1, ये कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। देखिए 273 आ गया। अब यहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वाले का एक 2/3 कितना था, 300 था, और ये कुल सदस्यों का बहुमत कितना है, 273 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 273 था और ये 300 है, तो 273 से क्या है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये अब पास कर दिया जाएगा। किसी कंडीशन ऐसा होता कि जो उपस्थित और मतदान वाले करने वाले थे। एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए उपस्थित प्लस मतदान करने वाले 300 ही लोग थे। उपस्थित और मतदान करने वाले कितने व्यक्ति थे, 300 थे। अब 300 का 2/3 कितना होगा, निकालेंगे, 200 सदस्य आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत कितना है, 200 लोगों का है, और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत कितना है, 273 है। तो
तो यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब यहाँ पर जो प्रस्ताव है, जो भी विधेयक है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो संचालित नहीं हो पाएगी, पारित नहीं हो पाएंगी चीज़ें। कहने का मतलब 273 ये जो पूर्ण बहुमत वाली चीज़ है, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत है, इससे ये वाली संख्या हमेशा ज़्यादा होगी या बराबर होगी, तभी ये विशेष बहुमत वहाँ पर लागू हो पाएगा। तो आशा करता हूँ ये आप विशेष बहुमत का 368 वाला आप समझ गए होंगे। अब अगला आर्टिकल है इसी के तहत 249 आर्टिकल, विशेष बहुमत में ही आर्टिकल 249। आर्टिकल 249, तो पहले देख लेते हैं आर्टिकल 249 होता क्या है। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा जो है वो राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति रखता है। राज्यसभा द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। राज्यसभा द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति यहाँ पर 249। अब इसको भी विशेष बहुमत के द्वारा है, क्योंकि ये भाई राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों के विधान जो सभाएं हैं, विधानमंडल हैं, ठीक है, उनके द्वारा होता है। और यहाँ पर कौन बनाने जा रहा है, राज्यसभा बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको पारित करने के लिए भी विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत यहाँ पर लिया जाता है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत यहाँ पर लिया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ है, संविधान संशोधन में 2 चीज़ें थीं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 तो लिया ही जा रहा था, साथ ही साथ सदन की कुल सदस्य संख्या थी वो भी ली जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, केवल और केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का ही 2/3 बहुमत यहाँ पर है। और ये सबसे पहले राज्यसभा में, ये जो प्रस्ताव है ये सिर्फ राज्यसभा में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये विशेष बहुमत हो गया आर्टिकल 249 के तहत। अब अगला हम देखेंगे आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत, आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 61 होता क्या है। आर्टिकल 61 होता है, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर हमने महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ी थी। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हम देखते हैं। ये भी विशेष बहुमत के द्वारा ही पास होता है। क्या होता है इस विशेष बहुमत, इसका सदन की जो कुल सदस्य संख्या होती है उनका 2/3 जो होता लिया जाता है। यहाँ पर सदन की कुल सदस्य संख्या का, पहले जो था 249 वहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वालों का लिया गया था 2/3, लेकिन यहाँ पर क्या है, सदन की टोटल संख्या का, सदन की कुल संख्या का, कुल संख्या का 2/3 बहुमत। देखिए सब में बहुत थोड़ा सा ही मान्य डिफरेंस है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत लिया जा रहा है। और इससे पहले जो 249 हमने पढ़ा था उसमें क्या था, सदन की जो उपस्थित और मतदान करने वाली है, ठीक है, उसका 2/3 बहुमत लिया गया था। अब कुल संख्या लोकसभा में कितनी है, 545 है, और राज्यसभा में कितनी है, 245 है। अगर हम 545 का 2/3 निकालते हैं तो 545 × 2/3, ये करीब हमारा आ जाएगा 364 के आसपास, 333 के आसपास। इसको हम 364 ले लेते हैं पूरा। इसी तरह अगर हम इसकी बात करेंगे तो 245 × 2/3,
ठीक है, यहाँ पर देखिए पूर्ण बहुमत का आ रहा है, तो ये 163 के आसपास करीब आता है, 163.33, इसको भी हम 164 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 364 सदस्य आ गए और राज्यसभा में 164 संख्या आ गई। तो ये रही हमारा विशेष बहुमत आर्टिकल 61 के तहत। इसके बाद हम देखते हैं विशेष जो बहुमत है, ठीक है, उसके बाद आधे राज्यों का अनुमोदन भी ज़रूरत होता है। कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर प्रस्ताव होते हैं, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जहाँ पर विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का वहाँ पर अनुमोदन भी ज़रूरी होता है। देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे मामले हैं। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, यहाँ पर विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन भी ज़रूरी होगा। और ये जो आधे राज्यों का अनुमोदन है, अब ये विशेष बहुमत से नहीं होगा, राज्य उसको साधारण बहुमत से ही पास करके दे देंगे, ठीक है, वो माना जाएगा। तो इसमें कौन कौन से ऐसे मामले आते हैं, बारी बारी से देखते हैं। पहला है संघीय ढांचा। अगर मान लीजिए संघीय ढांचे में परिवर्तन की बात आती है, ठीक है, तो ऐसे मामले रखे जाते हैं। संघीय ढांचे में अगर परिवर्तन है, तो संघ का जो भी संविधान का ढांचा है, अगर उसमें हम परिवर्तन करते हैं या संघीय ढांचे में परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे केस में विशेष बहुमत के साथ साथ हमारा आधे राज्यों का अनुमोदन भी ज़रूरी होता है। तो कौन कौन से मामले हैं, बारी बारी से देखते हैं। पहला है हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसमें अगर संशोधन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर संशोधन करना है, तो विशेष बहुमत के द्वारा उसको हम संशोधित करेंगे और आधे राज्यों का अनुमोदन भी लेंगे। अगला कह रहा है कि 7वीं अनुसूची जो होती है हमारी, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में अगर कोई परिवर्तन करना है, अब देखिए 7वीं अनुसूची होता क्या है, 7वीं अनुसूची में हमारे 3 भाग हैं। एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय बनाता है वो संघ बनाता है, हमारा जो केंद्रीय संसद है वो वहाँ पर कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय में राज्य कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची में राज्य और जो केंद्र है वो दोनों लोग मिलकर वहाँ पर कानून बनाते हैं। तो अगर 7वीं अनुसूची में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन करना है, तो वहाँ पर विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन भी ज़रूरी होगा। फिर अगला है केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य जो शक्ति होता है, ठीक है, शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन ज़रूरी होगा। अगला कह रहा है केंद्र राज्य के कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, शक्ति पर विस्तार। अगर केंद्र राज्य के कार्यपालिका शक्ति पर विस्तार करना है, तो वहाँ पर भी यही बहुमत लागू होगा। अगला है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बदलने पर, राज्यों का अगर हम प्रतिनिधित्व बदलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में भी यही बहुमत वहाँ पर लागू होगा। अगली बात आती है संविधान संशोधन। एक तो संविधान संशोधन होता है और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होता है उसी में अगर परिवर्तन करना है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन करने पर, अगर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसी में किसी प्रकार का अगर कोई बदलाव करना है, तो उस कंडीशन में हमारा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का क्या होना चाहिए, अनुमोदन आवश्यक है।
तो ऐसी कंडीशन में आधे राज्यों का अनुमोदन भी लेंगे और ये आधे राज्य साधारण बहुमत से वहाँ पर अनुमोदित कर देंगे। अगला हमारा है कि अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रावधान है, ठीक, चाहे उसकी शक्तियों का या उनके कार्य में जो विस्तार होता है उसमें किसी प्रकार का अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन से ही हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात बहुमत की, कैसे कैसे संविधान में बहुमत पास होते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बहुमत के बाद जो संसद में मतदान होता है, ठीक है, वो कैसे होता है। मतदान देख लेते हैं। मतदान, मतदान किसी भी टॉपिक पर अगर मतदान करना है, ठीक है, तो दो तरीके से होता है। पहला तो है ध्वनिमत से हो जाए। ध्वनिमत, ध्वनिमत क्या होता है कि भाई सदस्य हैं, ठीक है, अध्यक्ष कहेगा कि भाई जो पक्ष में है वो लोग यस करें और जो लोग विपक्ष में हैं वो लोग नो करें। तो वहाँ पर अगर यस की ध्वनि ज़्यादा आ रही है तो यस की तरफ पास हो जाएगा और नो की तरफ ध्वनि ज़्यादा आ रही है तो नो की तरफ पास हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लगभग मामला बराबर रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर ध्वनिमत वहाँ पर काम नहीं करता है, तो मत विभाजन होता है ऐसी कंडीशन में। मत विभाजन, अब मत विभाजन कैसे होगा? अब मत विभाजन भी दो तरीके से हो सकता है, या तो वोटिंग करा के कर दी जाए, वोट करके कैसे होता है? पर्ची दे दी जाती है, लाल, हरी और एक पीली, ठीक है, तो लाल का मतलब नो की तरफ है, हरा का मतलब यस की तरफ है और येलो का मतलब है वो तटस्थ हैं, किसी की तरफ नहीं है, ठीक है। तो जिसकी पर्ची ज़्यादा हो जाएंगी उसकी तरफ वो पक्ष विजयी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हाँ और ना के पक्ष में वोट करके, हाँ और ना के पक्ष में वोट करके ये काम किया जाता है, ठीक है। हाँ वाले को एस बोलते हैं, AYES एस बोलते हैं, और ना वाले को NOES नोज बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कभी कभी जो पंक्ति विभाजन का भी वहाँ पर सिद्धांत है कि जो हाँ वाले हैं वो दाईं ओर बैठ जाएंगे और ना वाले जो हैं वो बाईं ओर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि जो यस की तरफ होंगे वो दाहिनी तरफ बैठ जाते हैं और नो वाले बाईं तरफ बैठ जाते हैं, तो और वहाँ पर काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। जिसकी तरफ जो ज़्यादा होता है और वहाँ पर उसको वो पक्ष विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये दाएं और बाएं वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो 1789 में फ्रेंच नेशनल असेंबली, फ्रेंच नेशनल असेंबली फ्रांस में, ठीक है, संविधान बनाने का जो मसौदा होता है उस पर बातचीत हो रही थी, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ पर कहा गया कि जो राजा के पक्ष में है, राजा वहाँ पर कौन था? लुई 16वें राजा थे, ठीक है। उनके पक्ष में, पक्ष और विपक्ष, पक्ष में जो थे, ठीक है, तो ये दाईं ओर थे, दाईं ओर वाले, और विपक्ष वाले जो है बाईं ओर वाले में थे, बैठे थे बाईं ओर। तभी से ये, ठीक है, माना गया कि जो पक्ष में रहेंगे वो दाहिनी तरफ बैठेंगे और जो विपक्ष हैं वो बाईं ओर बैठेंगे, और यहीं से लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का कॉन्सेप्ट भी निकल के आया। वामपंथी और दक्षिणपंथी,
लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, बहुत सुना होगा, ठीक है। वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी। तो वामपंथी विचारधारा का मतलब ये होता है कि जो शासन या जो सत्ता है उसके विरुद्ध हों, जो ये वामपंथी होंगे, और शासन जो और सत्ता के साथ में जो होंगे, शासन के पक्ष में जो होंगे, वो दक्षिणपंथी होते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है, इसको ये समझ लेंगे। तो ये ऐसे करके मतदान होता है, ठीक है। इससे भी अगर बात नहीं बनती है, आजकल तो एक नई टेक्निक आ गई है, ठीक है। आपकी सीट पर ही यहाँ पर बटन लगे होते हैं, लाल, हरा, पीला, ठीक है। तो वो बटन दबाकर ही सीधे सीधे मतदान हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। लाल का मतलब होता है कि नहीं, हरे का मतलब यस, और पीला मतलब टथर्स, ठीक है, किसी की तरफ नहीं। तो जिसकी तरफ ज़्यादा बटन दबते हैं वो विजयी होता है। तो आजकल ये ऑटोमेटिक जो वोट है, ठीक है, ACR बोलते हैं इसको, इस तरह से यहाँ पर मतदान करा लिया जाता है। तो संसद में ये बहुमत हो गया, और कैसे कैसे मतदान होता है इसके बारे में हमने आज चर्चा करी। आगे के सत्र में हम देखेंगे संसद में जो भी प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जुड़े रहिए हमारी अगली क्लासेस थे, ताकि आपको मैक्सिमम लाभ मिले, और पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है हमारा, ठीक है, वो आप कवर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।